वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद एचडी बायोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं एचडी मंसूरी आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी में बायोलॉजी की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रासरण। वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रासरण। वीडियो में हम प्रासरण की परिभाषा, प्रासरण का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रासरण के प्रकार और प्रासरण की उपयोगिता, प्रासरण दाब आदि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रासरण की परिभाषा। जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता, तो जहां जल के अणु ज्यादा होते हैं वो विलयन हमेशा डाइल्यूट होता है। जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से अपनी निम्न सांद्रता, और जहां पानी की निम्न सांद्रता यानी पानी की कमी होती है वो विलयन उतना ही गाढ़ा या कंसंट्रेट होता है। तो प्रासरण के लिए आपको दो तरह की परिभाषा देखने को मिल सकती है। पर पहली परिभाषा यह है, जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरना प्रासरण कहलाता है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि जल के अणुओं का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना ही प्रासरण कहलाता है। प्रासरण और विसरण का यानी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का सबसे पहला फर्क या अंतर यही है कि इस प्रासरण में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और प्रासरण केवल पानी का या वाटर का होता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑस्मोसिस इज ए प्रोसेस बाय विच द मॉलिक्यूल ऑफ ए सॉल्वेंट पास फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन थ्रूआउट ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये है प्रासरण की परिभाषा। इसे अब हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारे पास एक पहला पात्र है, यहां एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है। इधर वाले सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है क्योंकि यहाँ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल कम है, और दूसरे वाले में हम देख सकते हैं कि यहाँ विलेय यानी सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट यानी वाटर है वो, जैसे इसको हम ए कह दें और इसको बी कह दें तो बी की तुलना में यानी ये ए है और ये बी है, तो ए में वाटर ज्यादा है सॉल्यूट कम है, बी में सॉल्यूट ज्यादा है वाटर कम है। तो ये यहां हो गई वाटर की हाई कंसंट्रेशन, लेकिन डाइल्यूट हुआ सॉल्यूशन। तो ए अभी कैसा है, ए अभी डाइल्यूट सॉल्यूशन है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट तो इधर से उधर नहीं जाएंगे, लेकिन वाटर ए से बी की ओर चला जाएगा, और दूसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बी में वाटर है, उसका लेवल ए की तुलना में बढ़ गया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वैसे ये डिफ्यूजन भी है क्योंकि ऑस्मोसिस भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही होता है, लेकिन वो डिफ्यूजन से थोड़ा सा अलग है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रासरण का हम प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो थिसल फनल विधि द्वारा या मेथड द्वारा हम आसानी से इस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक उल्टा फनल लेते हैं और इस उल्टे फनल के नीचे वाले हिस्से पर यहाँ एक फिल्टर पेपर बांध देते हैं, और यह होता है पॉर्चमेंट फिल्टर पेपर, जो एक प्रकार की क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं शक्कर का घोल। तो ये शक्कर का घोल है यानी सांद्र विलयन हो गया, कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया। इसको हम पानी में रख देते हैं, तो पानी इसकी तुलना में कैसा है, पानी हो गया इसकी तुलना में तनु। तो बाहर से जो पानी है वो अंदर जाना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे हम क्या देखेंगे कि पहले के लेवल की तुलना में यहाँ वाटर का लेवल बढ़ चुका है। तो ये वाटर इसमें कहाँ से आया, ये आया बाहर वाले बीकर से। तो बाहर वाले बीकर से क्यों आया, क्योंकि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी, लेकिन बाहर वाले विलयन के स्वाद में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि बाहर से शक्कर है वो यानी अंदर से शक्कर है वो बाहर की ओर नहीं आई, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन केवल
सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं। उसके बाद अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस कितने प्रकार का होता है। ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, अंतःप्रासरण एंडोऑस्मोसिस, बाह्य प्रासरण एक्सोऑस्मोसिस। तो अब हम इन दोनों प्रकार के प्रासरण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतःप्रासरण या एंडोऑस्मोसिस। तो इसे एक तो हम नॉर्मल प्रैक्टिकल द्वारा या एक्सपेरिमेंट द्वारा समझ सकते हैं कि हम एक बीकर लेते हैं या हम एक पेट डिश लेते हैं या वॉच ग्लास लेते हैं, इसको हम पानी से भर देते हैं और इसमें कुछ सिकड़ी हुई किशमिश डालते हैं। कुछ देर बाद हम देखेंगे ये किशमिश फूल जाती है। तो किशमिश इसलिए फूल जाती है क्योंकि पेट डिश से जो पानी है वो किशमिश के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो जब बाहर से पानी कोशिका के या सेल के अंदर आ जाए तो इसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, और इसको हम पोटैटो ऑस्मोमीटर द्वारा भी समझ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ एक पोटैटो ऑस्मोमीटर बनाते हैं और अंदर डालते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे हमने यहाँ चीनी का शरबत डाल दिया। और यहाँ पर इसमें हमने क्या किया, यहाँ इसमें हमने एक आलपिन लगा दी। फिर इस पोटैटो ऑस्मोमीटर को हमने पानी से भरे हुए एक बीकर में रख दिया। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बीकर से जो पानी है वो उस पोटैटो ऑस्मोमीटर में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि बीकर में पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है और पोटैटो ऑस्मोमीटर में पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, एंडो ऑस्मोसिस। तो अंतःप्रासरण का अर्थ हुआ कि कोशिका को जब किसी अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है और इसे ही अंतःप्रासरण कहा जाता है। इसी का जस्ट अपोजिट बाह्य प्रासरण या एक्सोऑस्मोसिस है। तो इसमें अब हम किशमिश की जगह अंगूर लेते हैं, क्योंकि किशमिश की तुलना में अंगूर में पानी ज्यादा होता है। और बाहर अब हम क्या करेंगे, शक्कर का घोल लेंगे या नमक का घोल लेंगे। जैसे ही अंगूर को हम शक्कर के घोल या नमक के घोल में डालेंगे तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि अंगूर है वो सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि अंगूर से पानी बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार सेम प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं पोटैटो ऑस्मोमीटर द्वारा। अब इस पोटैटो ऑस्मोमीटर में अंदर हम डालते हैं वाटर यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और बाहर डालते हैं शक्कर का घोल जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हम देखेंगे कि अंदर का जो पानी है वहां से पानी के जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो बाहर जाने शुरू हो जाएंगे और यही क्या है, बाह्य प्रासरण। तो अगर हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कोशिका को जब किसी हाइपरटोनिक यानी अति प्रासरी विलयन में डाला जाता है तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है बाह्य प्रासरण। तो इस प्रकार हमने अंतःप्रासरण और बाह्य प्रासरण को देखा। ऑस्मोसिस या प्रासरण के आधार पर जो सॉल्यूशन है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हाइपोटोनिक यानी अल्प प्रासरी, एक होता है अतिप्रासरी यानी हाइपरटोनिक और एक होता है समप्रासरी। इन तीनों को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी कोशिका को हम किसी विलयन में या सॉल्यूशन में डालें और विलयन में वाटर का कंसंट्रेशन सेल से या कोशिका से ज्यादा हो तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, अल्प प्रासरी। अल्प प्रासरी विलयन में रखी हुई कोशिका हमेशा फूलेगी। अगर हम कोशिका को किसी ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जब सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, उल्टा सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो अति प्रासरी विलयन में रखी हुई कोशिका हमेशा सिकुड़ेगी। अगर विलयन ऐसा है कि जिसमें कोशिका के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन और बाहर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर है तो फिर ना एंडोऑस्मोसिस होगा ना एक्सोऑस्मोसिस होगा और विलयन कैसा होगा, आइसोटोनिक या समप्रासरी। तो प्रासरण के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। अब कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखें या कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखें तो इससे हमें दो प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेगी, जीव द्रव्य संकुचन यानी प्लाज्मोलाइसिस और जीव द्रव्य विकुंचन डीप्लाज्मोलाइसिस। अगर हम किसी कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो पानी कोशिका से बाहर निकल जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी और कोशिका के सिकुड़ने से इसका जो
प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और इसी को कहेंगे जीवद्रव्य संकुचन। इसी प्रकार अगर हम कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रख दें तो कोशिका फूल जाएगी और कोशिका के फूलने को ही कहेंगे जीवद्रव्य विकुंचन। तो यह है जीवद्रव्य संकुचन और जीवद्रव्य विकुंचन में अंतर। संकुचन होता है अति परासरी विलयन में और विकुंचन होता है अल्प परासरी विलयन में। संकुचन से कोशिका सिकुड़ जाती है, विकुंचन से कोशिका फूल जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं आखिर पादप को परासरण का क्या फायदा है। तो परासरण का महत्व, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तथा पौधों के अंदर जल का एक कोशिका से दूसरी कोशिका की ओर जाना परासरण और विसरण की वजह से ही होता है। परासरण द्वारा ही कोशिका हमेशा फूली हुई यानी टर्गिड रहती है। अगर परासरण ना हो तो कोशिका से पानी निकल जाएगा या फिर कोशिका के अंदर पानी चला जाएगा, या तो कोशिका सिकुड़ जाएगी या कोशिका फूल जाएगी। इसी प्रकार हम अगला अगर महत्व देखें तो जल का पौधों के विभिन्न भागों में डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। तरुण यानी जो नई कोशिकाएं होती है उनकी वृद्धि में भी परासरण एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी प्रकार जो परासरण है या डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है वो किसी भी प्लांट को सूखने से भी बचाता है और किसी भी प्लांट को जमने से भी बचाता है। तो फ्रीजिंग से भी बचाएगा और उसको सूखने से भी बचाएगा। अब हम परासरण पढ़ रहे हैं तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ओपी क्या है? वह दाब जो शुद्ध विलायक यानी जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में जाने से रोकता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि परासरण दाब परासरण करवाता नहीं है, परासरण दाब परासरण को रोकता है। जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर पानी जा रहा है यानी परासरण हो रहा है, तो परासरण दाब इसके अपोजिट लगेगा। परासरण दाब इस पानी को अंदर आने से रोकेगा। तो अगर कोशिका जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी पानी उतना ही ज्यादा आएगा, और पानी जितना ज्यादा आएगा उसको रोकने का प्रयास भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। इसीलिए एक कोशिका जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी, मतलब कोशिका के अंदर विलेय या विलयन में विलेय के अणु जितने ज्यादा होंगे ओपीबी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि किसी भी कोशिका में परासरण को रोकने के लिए उसकी झिल्ली द्वारा जो दाब लगाया जाता है या परासरण को रोकने के लिए जो घोल में दाब लगता है उसी दाब को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब, जो हमेशा परासरण के अपोजिट लगता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा। ऑस्मोसिस क्या है, कैसे हम इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा देख सकते हैं, कितने इसके टाइप्स या प्रकार होते हैं, प्लांट के लिए इसकी बेनिफिट क्या है या इसका महत्व इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।